Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study Civics chapter 2nd of class 10th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर संघवाद। संघवाद क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर पाए जाते हैं उसे संघवाद कहते हैं। संघवाद के मुख्य रूप से हमारे देश में 3 रूप प्रचलित हैं: केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्रीय सरकार पूरे देश पर शासन चलाती है और इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। दूसरी प्रांतीय सरकार इसमें राज्य या प्रांतों के स्तर की अलग अलग सरकारें होती हैं जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य पर शासन चलाते हैं। स्थानीय शासन संस्थाएं, ये संस्थाएं जो है गांव, कस्बे और शहर में शासन चलाती हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। अब बताइए एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है? यह संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत है। इसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां इसके अधीन होकर कार्य करती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ देशों के नाम हैं भारत, बेल्जियम व संयुक्त राज्य अमेरिका। और एकात्मक शासन व्यवस्था में श्रीलंका, चीन, इंग्लैंड आदि हैं। संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। फर्स्ट है बहुस्तरीय शासन पद्धति। बहुस्तरीय यहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तर पाए जाते हैं। दूसरी है संघीय सरकार की विशेषता, सरकार के अलग अलग अधिकार क्षेत्र, यानी कि विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने व प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। थर्ड है शक्तियों का द्वारा। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र जो है संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इस कारण संविधान सरकार की प्रत्येक स्तर के अस्तित्व प्राधिकार की गारंटी व सुरक्षा देता है, यानी कि सभी क्षेत्रों को अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा व जो उसके अधिकारों की गारंटी देते हैं। संविधान संशोधन के प्रावधान, यानी कि संविधान के अंदर मौलिक प्रावधान कानूनों को, यानी संविधान में कोई भी अगर मौलिक कानूनों में परिवर्तन करना हो तो कोई भी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। संविधान में बदलाव लाने के लिए जो है दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति का होना अनिवार्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अदालतें व विभिन्न स्तर की सरकारों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अगर कोई जो है 2 राज्यों के बीच में हो, राज्य व केंद्र सरकार के बीच में हो, अगर कोई भी इस तरह की विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उनमें निर्णायक की भूमिका निभाता है, अर्थात उनके बीच में हुए विवाद को हल करता है। वित्तीय स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए जो है अलग अलग स्तर की सरकारों के लिए जो है राजस्व के अलग अलग स्रोत, राजस्व यानी कि टैक्स, कर, इनके अलग अलग स्रोत निर्धारित किए हैं। संघीय शासन व्यवस्था में देश की एकता की सुरक्षा करना, सुरक्षा को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना आदि इसकी मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अधिकार क्षेत्र किसे कहा जाता है? एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। वैधानिक यानी कानूनी अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं हमारा भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं और संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में इन विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। ये 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संघ सूची। संघ सूची के अंदर प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। और क्योंकि समस्त देश के लिए इन मामलों में एक ही प्रकार की नीतियों की आवश्यकता होती है, इस कारण इन सभी विषयों को संघ सूची में रखा गया है और इसकी सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची में जो है 97 विषय आते हैं। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर मुख्य रूप से पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि,
व सिंचाई जैसे प्रांतीय व स्थानीय महत्व के विषय आते हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है। लेकिन अगर किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा हो तो उस स्थिति में कानून निर्माण का कार्य केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची में वर्णित विषयों की संख्या जो है वो 62 है। थर्ड है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, समाचार पत्र जैसे विषय आते हैं, जिस पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही इनके ऊपर कानून बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को होता है। लेकिन जब कभी भी इन दोनों के कानूनों में टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो विषय इन तीनों सूचियों में किसी भी सूची में नहीं आते तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाए, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो संविधान बनाने के बाद में आए हैं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर उद्योग आदि। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे सभी विषयों को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया, अर्थात इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार। भारत की संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों को बराबर के अधिकार नहीं थे। जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था क्यों और उसका अपना संविधान था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इस राज्य के अंदर के रहने वाले निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ पर जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 अलग अलग राज्य बन गए, अर्थात उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारत में अब 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।